बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपकी पॉलिटिकल साइंस की रिवीजन करवाते हुए आज हम एक और वीडियो लेके आपके सामने आए हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, प्रश्नों को हमारे साथ सॉल्व कीजिए और ख़ुद जानिए कि आपके तैयारी कितनी है और आपको अभी कितनी प्रैक्टिस और करनी है। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ऑल सब्जेक्ट के आपके वीडियोस जो मैं समय समय पर अपलोड करती रहती हूँ उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों, जो आपका पार्ट ए है उसमें से आपको 24 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से 20 के उत्तर आपको देने हैं। और पहला प्रश्न है, सोवियत संघ में कितने गणराज्य शामिल थे? तो बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सोवियत संघ में 15 गणराज्य शामिल थे। दूसरा प्रश्न है, समाजवादी खेमे के देश को कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? इसे दूसरी दुनिया कहते हैं। प्रश्न 3 है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव थे। प्रश्न 4 है, 19 मार्च 2003 को अमेरिका में ने किस नाम से इराक पर सैन्य हमला किया था? तो इस हमले का नाम, जो ये पूरा प्रोग्राम उन्होंने हमला चलाया, इसका नाम था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। CIS में शामिल होने वाले देश हैं, या आपको बताना है बेलारूस, जॉर्जिया या रूस, इसमें से कौन से देश हैं? तो इसमें ये तीनों देश CIS में शामिल थे। नेक्स्ट है, अरब स्प्रिंग की शुरुआत डैश के साथ हुई? तो अरब स्प्रिंग की जो शुरुआत है वो ट्यूनिशियाई क्रांति के साथ हुई। प्रश्न 7 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने कौन सी चुनौतियां थीं? नंबर 1, समायोजन और एकता की। दूसरा, लोकतंत्र की स्थापना की। तीसरा, विकास और जन कल्याण की। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उत्तर सही है। तो बच्चों, ये तीनों चुनौतियां उस समय भारतवर्ष के सामने थी, इसलिए डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न 8 है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को निम्नलिखित में से किस राज्य के एकीकरण की प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तो उन्हें हैदराबाद और जूनागढ़, इन दो राज्यों में एकीकरण की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारतीय राजनीति इतिहास में राष्ट्रवादी, परिवर्तकवादी तथा यथार्थवादी का सम्मिश्रण किसे कहा जाता है? तो इनको, वल्लभ भाई पटेल को इनका सम्मिश्रण कहा जाता है। उनके चरित्र में ये सभी विशेषताएं थी कि वो राष्ट्रवादी भी थे, परिवर्तकवादी भी थे और यथार्थवादी भी थे। तो ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित में से किसे पुलिस कार्रवाई द्वारा पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया? तो वो है सी ऑप्शन, गोवा। गोवा को मुक्त करवाया गया था। नंबर 12 है, निज़ाम ने हैदराबाद में आंदोलन को दबाने के लिए डैश को भेजा? तो उसने किन्हें भेजा था? रजाकारों को भेजा था। ए उसका सही उत्तर है। प्रश्न 13 है, देशों का कौन सा समूह नाटो से संबंधित था? अब यहाँ आपको 4 समूह दिए हैं, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी। सी ऑप्शन यहाँ सही उत्तर है। प्रश्न 14 है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जड़ में किसकी भूमिका थी? 3 नेताओं के नाम दिए हैं, जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्राज टिटो और गमाल अब्दुल नासिर। तो बच्चों, इन तीनों की ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। सन बताना है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? आपको 4 उत्तर दिए गए हैं, जिसमें से सही उत्तर है 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। फिर काल अनुक्रमिक अनुसार क्रम में व्यवस्थित करना है, पहले कौन सी घटना हुई और उसके बाद कौन सी घटना हुई, समय के अनुसार आपको इनको लिखना है। तो इसमें बच्चों, सबसे पहले योजना आयोग की स्थापना हुई, उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई, फिर योजना आयोग के उन्मूलन की घोषणा हुई और अंत में नीति आयोग की स्थापना हुई। तो यहाँ पर जो 4 उत्तर हैं उसमें जो उत्तर ए है वो इसका सही ऑप्शन है। प्रश्न 17 है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे।
प्रश्न 18 है, नीति आयोग द्वारा डैश नीति को अपनाया गया। कौन सी नीति को अपनाया गया था नीति आयोग द्वारा? मेक इन इंडिया की नीति को अपनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 19 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। प्रश्न 21 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य और डैश अस्थायी सदस्य होते हैं। तो कितने अस्थायी सदस्य होते हैं ये आपको बताना है। तो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। प्रश्न 22 है, कितने देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इस संगठन की स्थापना की? तो आपको बताना है कि वो कितने देश थे। तो बच्चों वो 51 देश थे। ए इसका सही उत्तर है। महासभा में कुल डैश सदस्य हैं? महासभा में 193 सदस्य हैं। प्रश्न 24 है, IASA किस लिए बनाई गई? यहाँ आपको 4 उत्तर दिए गए हैं कि इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो ए और बी दोनों ऑप्शन जो हैं वो इसकी स्थापना के उद्देश्य थे, इसलिए हम सी उत्तर को क्लिक करेंगे। ए है आणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। दूसरा, सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करने के लिए। तो यहाँ 24 प्रश्न में से 20 के उत्तर देने हैं। पार्ट बी शुरू हो रहा है। यहाँ भी 24 प्रश्न मिलेंगे जिसमें से 20 के उत्तर आपको देने होंगे। तो यहाँ आपको पहला प्रश्न मिल रहा है, विदेश नीति का अर्थ है। 2 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, 3 यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो बच्चों विदेश नीति के ये तीनों अर्थ हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 26 में आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। भारत के वर्तमान परमाणु कार्यक्रम के बारे में क्या सही है? तो जो आपका सही ऑप्शन है यहाँ पर आपको वो बताना है और सही है यहाँ पर पहला और दूसरा। तीसरा उत्तर जो है वो सही नहीं है। भारत कभी भी परमाणु बम का उपयोग कर सकता है, ये बात ठीक नहीं है, इसलिए हम पहले और दूसरे ऑप्शन में से सी को चुनेंगे। भारत चीन युद्ध ने प्रतिपक्ष को किस प्रकार प्रभावित किया? तो प्रतिपक्ष को किस प्रकार प्रभावित किया आपको ये बताना है। तो इसमें एक प्रमुख विपक्षी दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस से नज़दीकी बढ़ाई। दूसरा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने कांग्रेस से दूरी बना ली। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं, तो सी को हम यहाँ टिक करेंगे। प्रश्न 28 है, भारत इजराइल संबंध के बारे में क्या सही नहीं है? तो जो नहीं है यहाँ पर ऑप्शन वो आपको बतानी है और सही नहीं है। भारत इजराइल के बीच ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को वर्तमान समय से देखा जा सकता है, ये बात यहाँ पर सही नहीं है, इसलिए हम ए ऑप्शन को टिक कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 29 है, 1991 में सोवियत रूस के विखंडित होने के बाद रूस से मित्रता कर भारत को क्या लाभ हुए? तो मित्रता करके जो भारत को लाभ हुए वो बहुत सारे थे। पहला था, कारगिल संघर्ष के दौरान रूस ने भारत का समर्थन किया। दूसरा, रूस कश्मीर को भारत का अंग मानता है। तीसरा, ऊर्जा के क्षेत्र में विकास के लिए रूस ने भारत को कच्चे माल की आपूर्ति की। तो इसलिए बच्चों जो तीनों कारण हैं वो भारत को रूस से मित्रता करके लाभ हुए। प्रश्न 30 है, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो देश द्वारा नियोजित और नियंत्रित उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व या नियंत्रण। तो ये दोनों बातें सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था के बारे में सही है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 31 है, मध्य एशियाई गणराज्य बाहरी ताकतों व तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा क्यों बन गए? तो आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दी हैं। पहली है पेट्रोलियम संसाधनों के विशाल भंडार के कारण। दूसरा है पेट्रोलियम संसाधनों पर आधिपत्य जमाने के उद्देश्य से। तो बच्चों यह दोनों कारण सही हैं। सभी लोग चाहते थे कि उनके संसाधनों के विशाल जो भंडार हैं उन पर हम अपना आधिपत्य, अपना कंट्रोल कर लें, इसलिए ये लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो गया। प्रश्न 32 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में 9/11 से क्या अभिप्राय है? तो 9/11 को वहाँ क्या हुआ था अमेरिका में? 11 सितंबर 2001 में हुए आतंकवादी हमले की घटना से। दूसरा, अमेरिका में 9 नवंबर में हुए आतंकवादी हमले की
घटना से। तो जो अमेरिका में आतंकवादी घटना हुई थी 11 सितंबर 2001 में, वह है 9/11 का अभिप्राय। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। 11 जो है वो तारीख के लिए आया है, 9 जो है वो 9वें महीने सितंबर के लिए यहाँ पर आया है। अगला प्रश्न है, जोसेफ स्टालिन के बारे में कौन सा कथन गलत है। अब यहाँ गलत कथन बताना है और वो है, इन्होंने पूंजीवाद पर आधारित व्यवस्था को अपनाया। ये कथन उनके बारे में गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है अभिकथन और कारण वाला, जिसमें अभिकथन दिया गया है, प्रत्येक राष्ट्र के लिए विदेशी संबंध अति आवश्यक होते हैं, कारण उस राष्ट्र की स्वतंत्रता विदेशी संबंधों पर ही निर्भर रहती है। तो इसमें कारण और कथन दोनों सही भी हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। गलत कथन बताना है तो वो है, सोवियत व्यवस्था में गोर्बाचोव ने सुधारों की ओर कदम नहीं बढ़ाया। ये कथन गलत है। नेक्स्ट है, ह्यूमन राइट्स वॉच द ह्यूमन राइट वॉच का उद्देश्य है। 2 स्टेटमेंट दी है, मानवाधिकार की सिफारिश करना और विश्व के सभी देशों में मानवीय अधिकारों को लागू करना, या सभी राष्ट्रों के मध्य पाए जाने वाले हर तरह के अन्यायपूर्ण व्यवहार जैसे बाल शोषण या सभी तरह के भेदभाव को समाप्त करना। तो ये दोनों जो उद्देश्य हैं ये ह्यूमन राइट्स वॉच के हैं, इसलिए हम सी ऑप्शन को यहाँ पर टिक कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, AIEA किसके लिए बनाई गई। आपके ऑप्शन है, आणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करने के लिए। तो ये दोनों ही उद्देश्य के लिए IAEA का निर्माण किया गया था। ये संस्था बनाई गई थी जिससे अणु ऊर्जा, जो परमाणु ऊर्जा है, उसका शांतिपूर्ण उपयोग किया जाए। प्रश्न 38 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में क्या सही है। यहाँ 2-3 स्टेटमेंट दी हैं। यह वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है, मांगे जाने पर वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया करवाता है, 184 देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं। तो इसके बारे में ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। आज़ादी के समय किन बातों पर सबकी सहमति थी। यहाँ भी 3 स्टेटमेंट हैं, तो आपको बताना है। नंबर 1 है, आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा। दूसरा, सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। तीसरा, सरकार धर्म के अनुसार राज्यों का विभाजन करेगी। तो जो तीसरा उद्देश्य है उस पर सबकी सहमति नहीं थी, ना सहमति बनाई गई थी। सिर्फ पहला और दूसरी बात जो है वो यहाँ पर सही थी, उस पर सबकी सहमति थी। प्रश्न 40 में अभिकथन और कारण है। तो अभिकथन क्या कह रहा है, लाहौर, अमृतसर और कोलकाता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए थे, कारण धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मार रहे थे। बिल्कुल, धर्म के नाम पर जो यहाँ दंगे हुए उसके कारण ये शहर सांप्रदायिक अखाड़े के रूप में तब्दील हो गए थे। इसलिए अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न में भी कारण और अभिकथन दिया गया है। तो अभिकथन है, भाषावार पुनर्गठन से राज्यों के सीमांकन के लिए एक समरूप आधार मिला, कारण इससे विभिन्नता के सिद्धांत को भी स्वीकृति मिली। तो बेटा अभिकथन और कारण तो सही हैं, लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश के विभाजन का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, लोग अपने ही देश में बेगाने हो गए, दोनों तरफ अल्पसंख्यों पर हमले शुरू हो गए, लोगों को मजबूरी में अपना घर बार छोड़ना पड़ा और शरणार्थियों शिविरों में पनाह लेनी पड़ी, या उपयुक्त सभी। तो बच्चों यहाँ ये उपरोक्त सभी है कारण हैं जो देश के विभाजन का लोगों पर जिनका प्रभाव पड़ा। लोग अपने ही देश में बेगाने भी हो गए, हमले भी प्रारंभ हो गए, लोगों को शरणार्थी शिविरों की शरण भी लेनी पड़ी। अब अभिकथन है, योजना आयोग केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय संसाधनों का आवंटन नहीं करता है, कारण नीति आयोग वित्तीय संसाधनों का केंद्र व राज्य सरकारों में आवंटन नहीं करता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में अभिकथन गलत है और कारण सही है, इसलिए हम लास्ट ऑप्शन को यहाँ पर टिक कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन क्यों किया। 3 स्टेटमेंट्स हैं, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान के लिए,
मुसलमानों के लिए, हिंदुस्तान के लिए। तो यहाँ पहला कथन, दूसरा, पहला और दूसरा, या पहला दूसरा तीसरा तीनों, कौन सा सही है? तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ पहला कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग का मुख्य कार्य है। यहाँ आपको उसकी 3 कार्य दिए गए हैं। चौथे उत्तर में पूछा गया उपयुक्त सभी। तो चौथा उत्तर है, जो तीनों काम बताए गए हैं वो तीनों काम नीति आयोग के हैं। राज्य सरकारों द्वारा योजनाएं बनाने में मार्गदर्शन भी करता है। उनकी आवश्यकताओं, संसाधनों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए आर्थिक योजनाएं बनाने के लिए उन्हें निर्देश भी देता है और सहयोगी संघवाद की भावना से कार्य भी करता है। प्रश्न 46 है, नीति आयोग के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनिए। या 3 कथन आपको दिए हुए हैं और चौथा है उपयुक्त सभी। तो बच्चों यहाँ पर जो उपयुक्त सभी हैं ये सभी नीति आयोग के बारे में सही बातें हैं। प्रश्न 47 है, भारत ने एक परमाणु शक्ति बनने का निर्णय क्यों किया? यहाँ 2 स्टेटमेंट हैं। वह विश्व को बता सके कि उनके पास सैन्य उद्देश्यों के लिए अणु शक्ति को प्रयोग करने की क्षमता है, और दूसरा, चीन पहले से ही परमाणु शक्ति संपन्न देश है, इसमें लिए संतुलन लाना जरूरी है। तो बेटे दोनों बातें सही हैं। यहाँ पर वो विश्व को बताना भी चाहता है कि वो भी सैन्य उद्देश्यों के लिए अणु शक्ति के प्रयोग करने में सक्षम है, और दूसरा, हमारा पड़ोसी देश जो चीन है वो पहले से ही परमाणु शक्ति संपन्न है, तो उन्हें भी इस बात की नॉलेज होनी ज़रूरी है कि हम भी परमाणु शक्ति में समर्थ हैं। प्रश्न नंबर 48 है, नेहरू युग में हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल तथा समूह ऐसा क्यों मानते थे कि भारत की मित्रता अमेरिका के नेतृत्व वाले गुट के साथ अधिक होनी चाहिए? तो यहाँ 4 आपको बातें बताई गई हैं। अमेरिकी खेमे की प्रतिष्ठा लोकतंत्र के हिमायती के रूप में। दूसरा, अमेरिकी पूंजीवादी प्रणाली को प्रोत्साहन देता था। तो ये सी ऑप्शन है, ए और बी दोनों कथन इस प्रश्न के सही उत्तर हैं। अब आपका तीसरा खंड प्रारंभ हो गया, जिसमें से आपको 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब इसमें एक चित्र सबसे पहले ये देखिए आपको दिखाया गया है, और इस चित्र पर आधारित जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया होगा उसको आपको बताना होगा। तो चित्र है, उपरोक्त चित्र का शीर्षक होगा। तो क्या शीर्षक होगा? हथियारों का प्रदर्शन, हथियारों की होड़, अमेरिकी रूस संबंध, अमेरिकी रूसी सेना। तो प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर कि ये हथियारों की होड़ को दर्शा रहा है। फिर एक कार्टून आपको ये देखो दिया गया है नीचे, कुछ इसके आधार पर प्रश्न दिया गया है आपको और उसका उत्तर देना है। सन 1960 का वर्ष क्यों प्रसिद्ध था? तो उस वर्ष में भारत और चीन के बीच सीमा का विवाद हुआ था, इसलिए 1960 का वर्ष प्रसिद्ध था। फिर अखबार की कुछ कतरनें दी हुई हैं, उनका अध्ययन करके आपको प्रश्न का उत्तर देना है। तो आपसे प्रश्न इस अखबार के आधार पर पूछा जा रहा है, किसके हस्तक्षेप से इस घटना का अंत हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से इस घटना का अंत हुआ। अब आपको बेटा अनुच्छेद दिया गया है, इसमें गुट निरपेक्षता का अर्थ, तटस्थता के बारे में आपको बताया गया है। तो इस तटस्थता का अर्थ होता है मुख्यतः युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश के लिए यह ज़रूरी नहीं कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते और ना ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में उनका कोई पक्ष होता है। गुटनिरपेक्ष देश युद्ध में शामिल हुए हैं। इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध को होने से टालने के लिए काम भी किया है और हो रहे युद्ध के अंत के लिए प्रयास भी किए हैं। तो पहला प्रश्न है, गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो गुटनिरपेक्षता का अर्थ है किसी देश या अन्य देशों द्वारा बनाए गए गुटों में शामिल न होकर उनसे दूरी बनाए रखना। दूसरा है, तटस्थता का क्या अर्थ है? तो तटस्थता के यहाँ पर आपको 2 अर्थ दिए गए हैं, फिर ऑप्शन में पूछा गया है पहला और दूसरा या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो जो ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं ये दोनों तटस्थता के सही अर्थ हैं। उसके बाद प्रश्न 54 है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक देश है। तो इसका संस्थापक देश मिस्र भी है, घाना भी है, भारत भी है। तो उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर है। प्रश्न 55 है, गुटनिरपेक्षता के संबंध में क्या सही है? तो गुटनिरपेक्षता के संबंध में ये बात आपको 3 बातें दी गई हैं। गुटनिरपेक्षता की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से है, गुटनिरपेक्षता का संबंध अंतर्राष्ट्रीय कानून से है, गुटनिरपेक्ष एक निष्क्रिय देशों का मामला है, उपर्युक्त कोई नहीं।
तो सही उत्तर है उपर्युक्त कोई भी नहीं। कोई कथन गुटनिरपेक्षता के संबंध में सही नहीं है। अब फिर आपको एक अनुच्छेद दिया गया है जिसमें परमाणु परीक्षण के बारे में बताया गया है और आपको बताना है इसको पढ़कर जो इस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला आणविक परीक्षण कब किया? तो भारत ने 1974 में अपना पहला आणविक परीक्षण किया था। अगला है, भारत का परमाणु नीति के संबंध में क्या विचार है? तो भारत का परमाणु नीति के संबंध में बच्चों क्या विचार है? अणु शक्ति को सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों से उपयोग करने का। ठीक है, वो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अपने परमाणु जो हथियार हैं या जो उनके पास परमाणु सामग्री है उसका उपयोग करना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 58 है, भारत द्वारा जब परमाणु परीक्षण किया गया था तब देश की घरेलू स्थिति कैसी थी? तो उसमें राजनीतिक मामलों में बड़ा कठिन समय था, भारत में मुद्रास्फीति बढ़ गई थी, भारत आर्थिक रूप से समस्याओं से घिर गया था। तो उपर्युक्त सभी, तो जो उपरोक्त सभी हैं वो इसके सही उत्तर हैं। नेक्स्ट है, अरब इजराइल युद्ध का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बच्चों विश्व में तेल का संकट पैदा हो गया था। नेक्स्ट है, भारत की परमाणु नीति के बारे में क्या सही है? तो परमाणु कार्यक्रम औद्योगिकरण की नीति का एक आवश्यक तत्व है। भारत परमाणु हथियारों के खिलाफ है, परंतु शांतिपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह हमेशा परमाणु ऊर्जा बनना चाहता है। तीसरा, भारत में मई 1974 तथा 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया था। या उपर्युक्त सभी, तो जो उपर्युक्त सभी स्टेटमेंट्स हैं वो इसके सही उत्तर हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा, हमने इस टेस्ट पेपर का पूरा रिवीजन किया। आशा है आपको इस वीडियो से बहुत लाभ मिला होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने दूसरे वीडियोस के लिंक्स भी डाल दूंगी, आप उन्हें भी देखकर अपनी पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।